हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लासेस रूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर कल जो क्वेश्चन किया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जहां पे जो हमारे इवेंट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, दो एक्सपेरिमेंट्स या दो इवेंट्स आ रहे हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन आपको कल बताया था प्रीवियस क्लास में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आज हम नए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे हम बात करेंगे। तो यहां पे जो है, आपको मैंने कल बताया कि दो इवेंट होने, एक साथ दो इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को बोलता है। यानी कि सब सर, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट निकालने हो, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट निकालने हो तो हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। अब आप देखें, आपको जैसे यहाँ बताया था 52 कार्ड से एग्जांपल आपको बताया था मैंने कि हमें एस और किंग निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी में दो कार्ड एक साथ निकालें, तो पहला कार्ड एस हो सकता है, पहला कार्ड जैक भी हो सकता है, पहला कार्ड किंग भी हो सकता है ना। तो जब दो या दो से ज्यादा इवेंट एक साथ हो रहे हो तो आप समझ जाए वहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगेगी। ठीक है, जहां दो या दो से ज्यादा इवेंट एक साथ हो रहे हो वहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगेगी। ये आपका एंड का काम करता है, ये आपका और का काम करता है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसके क्वेश्चन का एक एग्जांपल। अब यहाँ पे देखें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न क्या होता है बच्चों? अर्न मतलब आपका हो गया कोई बैग मान लो, कोई बास्केट मान लो, अर्न। ठीक है, एक अर्न है, उसके पास एक अर्न है, एक अर्न है, उसके अंदर 10 ब्लैक बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स रखी हुई हैं। टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द। अब देखो, टू बॉल्स, दो इवेंट एक साथ हो रहे, दो इवेंट एक साथ हो रहे, क्योंकि टू बॉल्स हमने एक साथ निकाली, ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद एक निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट। किसका? विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ड्रॉन बॉल्स जो है वो क्या होंगी? ब्लैक ही होंगी। क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो देखिए, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ई में इवेंट ले लेता हूं कि जो फर्स्ट बॉल हमने करी, ड्रॉन इज ब्लैक। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? हम कि दोनों बॉल्स मिली ना ब्लैक की आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मैंने मान लिया एक इवेंट है जिसमें पहली बॉल जब मैंने निकाली ब्लैक आने की, तो पहले फर्स्ट बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि पहली बॉल ब्लैक आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ब्लैक की कितनी है हमारे पास सर? 10 है, आउट ऑफ टोटल 15 है ना। अभी एग्जांपल समझा रहा हूं, तो 10/15 हो जाएगा, वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वही चल रहा है यहाँ पे, 10/15 आ जाएगा। ठीक है, फिर एफ, सेकंड बॉल इज ब्लैक, सेकंड ब्लॉक बॉल इज ब्लैक। एक वर्ड पढ़ेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि उसको रिप्लेस नहीं किया गया, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको रिप्लेसमेंट नहीं किया गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी भाई? रिप्लेस नहीं किया गया। पहली बॉल अगर हमने ब्लैक निकाल दी, तो दूसरी बॉल ब्लैक निकालने का क्या है? तो आपकी 10 में से पहली बॉल ब्लैक आ चुकी है, तो दूसरी बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से एक तो निकल गई, बच्चे कितनी? 9, और 9/14। भाई एक इससे कम होगी, अगर 10 में से एक कम हो जाएगी 9, तो अब बचेगी कितनी? 9 और 5 कितनी बचेगी? 14, है ना। तो टोटल कितनी बचेगी? टोटल इसके अंदर कितनी बचेगी? 14 बचेगी। जहां 15 थी पहले, अब 14 हो जाएंगी, 9 5 14। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट आपका हो गया। ठीक है, तो आपको निकालना है कि दोनों बॉल आपकी क्या है? ब्लैक है, आपको निकालना है। हम ये दोनों बिना फॉर्मूले से करेंगे, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। तो देयरफॉर से हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ, ई एंड एफ दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आपको मैंने कल बताया था, ये साइन होता है एंड का, ये साइन होता है एंड का, और यूनियन जो साइन होता है वो होता है और का। ठीक है, ये होता है साइन एंड का और ये होता है हमारा और का। तो यहाँ पे बात की गई ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि ई एफ, ई और एफ दोनों के होने की, और मतलब दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इंटरसेक्शन में क्या होगा? पहले क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो चुकी है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
यानी कि एफ और ई हो चुकी है, उसका एफ पे क्या असर पड़ा, वही तो प्रोबेबिलिटी एफ निकालनी है व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड, ई हो चुका है, ठीक है। तो ई के होने से एफ पे क्या फर्क पड़ा वो कर लेते हैं। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो 10/15 थी, और प्रोबेबिलिटी एफ पे ये फर्क पड़ा कि 10 पहले हमने निकाल दी तो बच्ची 9/14 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा ये अगर इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, तो आ जाएगा 3/7। कितना आ जाएगा 3/, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा 3/7। अभी और क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत, और क्वेश्चन करेंगे। तो पहला एग्जांपल ही मैंने आपको भी बताया है, अभी और क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के तरीकों से समझेंगे, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेंगे फिलहाल इतना पहले। चलिए अब बच्चों ये सेम क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट से कर लेते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट से आपको बोलता हूं कि ये सेम क्वेश्चन आप क्या करो विद रिप्लेसमेंट से भी कर लो, ठीक है। सेम क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट से भी कर लो, यानी कि इस बार क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। चलो यहीं पे बता देता है ना, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम इसको यहीं पे अभी तो बस समझ रहे हैं ना, समझने के तौर पे तरीके से हम कर रहे हैं। तो विद रिप्लेसमेंट इस कर रहे हैं। तो फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक इवेंट, बट इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह क्या हो गया, विद रिप्लेसमेंट हो गया, कि अब क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का है, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट यानी कि जो बॉल हमने निकाली उसको वापस रिप्लेस करके वापस रख दिया, ठीक है। तो ई जो इवेंट है यहाँ पे आप देखेंगे, ई जो इवेंट है वही फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, मैंने पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक नहीं लिख रहा हूँ। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा सर वही 10/15 हो, तो सेम रहेगी। पहली बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि ब्लैक बॉल ब्लैक निकल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 10 है, 10/15, ठीक है सर। फिर आ जाते हैं सेकेंड बॉल इज ब्लैक, सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, अब यहां देखो, जो बॉल उसने पहले निकाली ना विद रिप्लेसमेंट, वो बॉल वापस रख दी। अगर ब्लैक निकली तो ब्लैक वापस रख दी, रेड निकली तो रेड वापस रख दी। यानी कि अगर ब्लैक निकली होगी पहली तो दो, अगर उसकी ब्लैक निकल गई तो उसने वापस ब्लैक उसने वापस बैग में डाल दी। अब बताओ दूसरी बॉल फिर निकालेगा तो दूसरी बॉल ब्लैक निकलेगी कि रेड निकलेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब बताओ क्या इसका इस पे कोई असर पड़ा, इसने वापस रख दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या 10/15 होगा। क्यों, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है भाई, विद रिप्लेसमेंट वाला कर रहे हैं हम। तो यानी कि एफ का क्या बोला मैंने, इवेंट जो ये जो एफ है, यहाँ पर एफ का ई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एफ, यहाँ पर ई का एफ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप बोलो यहाँ पर एफ पर, इवेंट एफ पर ई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। यानी कि एफ और ई पे एक दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। जब उसने बॉल वापस रख दी तो वापस 10 बॉल हो गई। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे सर, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, इसको आगे आप पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू, ये नहीं लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई। क्यों, क्योंकि भाई ये इसका होने का इस पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, वो बॉल वापस रख दे रहा, सेम वही सिचुएशन आ जा रही है। तो ये अकेला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा, यानी कि दोनों क्या हो गए, एक तरह के इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। आगे आप पढ़ोगे। तो मैंने आपको भी बता दिया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन कुछ ऐसी होती है, ये दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, और अगर डिपेंडेंट होते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो ये कंडीशन कहाँ आपकी काम आई, विद रिप्लेसमेंट पे। कहाँ काम आई, विद रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना था सर 10/15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी कितना था 10/15। तो आप इसको काटेंगे, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, तो 2 2 4, 4/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि दोनों बॉल ब्लैक है। इसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 होगी बकाए इसके, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अब आप यहां देखें, ये आपका आंसर होगा। चलिए कॉपी कर लेंगे पहले फिलहाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है इजी है, कोई ऐसा नहीं। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ
probability for more than मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स, 2 से ज्यादा इवेंट्स के लिए मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब देख लो, इसी से समझो जैसे 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, तो 3 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, बताओ, किंग, जैक, क्वीन निकलने की, तीन इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। तो आप मान लो लेट ई एफ एंड जी, हम ये मान लेते हैं, लेट इस तरह से समझते हैं कि लेट ई एफ एंड जी बी 3 इवेंट्स ऑफ आर सैंपल। किसी एक सैंपल स्पेस के ई एफ जी जो है तीनों एक इवेंट है, ठीक है। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ एंड जी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ एंड जी क्या होगी? अच्छा, जो एक केस यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं, ये हम कंसिडर कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेस नहीं कर रहे हैं कार्ड को, जो आ गया, विदाउट रिप्लेसमेंट की कंसीडर हम कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ एंड जी तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ई एफ और जी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मान लो पहले ई हो चुका है, ई इवेंट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किंग आ चुका है, तो किंग के आने की, उसके बाद जेक के आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किस पे डिपेंड करेगा? ई ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, तो इसके असर एफ पे पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मुझे जी निकालनी है, तो ई और एफ ऑलरेडी सर पहले हो चुका है, तो ई और एफ पहले हो चुका है, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि देखो, समझना बात, पहले इसको बंद कर देते। कुछ ऐसा बड़ा फॉर्मूला नहीं जो आपको याद करना है, आप खुद से भी यहाँ बना सकते हो, खुद से भी समझ सकते हो, ठीक है। अब आप समझना, इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, जो इसका इफेक्ट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट एफ पे पड़ेगा। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो चुकी है, ठीक है, ई यानी कि किंग निकल चुका है, तो अब जैक निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जे और क्यू, एफ हमारा इवेंट कुछ भी होगा, उसकी निकलने की, व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो एफ निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पड़ चुके हैं चीजें। फिर पे पड़ेगा, और फिर इसका, इसका एफ का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा, इफेक्ट इस पे पड़ेगा, यानी कि सर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यानी कि थर्ड इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जब ई एंड एफ, इसका मतलब बताया था ना, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, व्हेन ई एंड एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, ऐसे तो पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ को कैसे पढ़ते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो वही चीज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यानी तीसरा इवेंट जो था हमारा, तीसरा इवेंट जो हमारा था जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या होगी? जब ई एंड एफ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, सिंपल है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि भाई आपको जो है याद करना पड़ेगा, खुद से आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये जो था, ये हमारा क्या था? विदाउट रिप्लेसमेंट का था। विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला था, मतलब कि इसमें हमें इसमें आगे वाले को, या जो आगे है उसका इफेक्ट पड़ रहा है, पीछे वाले से उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। बट अगर मैं वही बात करूं विद रिप्लेसमेंट की, अगर मैं बात करूं विद रिप्लेसमेंट की, यानी विद रिप्लेसमेंट मतलब यानी जो हम कार्ड निकाल रहे हैं, जो आप कार्ड निकाल रहे हो, कार्ड निकाला, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, आपने उसको वापस रख दिया, ठीक है, हमने वापस उसको रिप्लेस, वापस उसकी प्लेस, रीप्लेस मतलब वापस से उसको रख दिया, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ एंड जी, इसमें क्या होगा? तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। आपको बताया ना, इस केस में, विद रिप्लेसमेंट वाले केस में क्या होते हैं? आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, किसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो विद रिप्लेसमेंट में इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे बता देना, इसको और अच्छे से मैं थोड़ा और अच्छे एग्जांपल से आपको इसको समझा दूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर? इसको कॉपी करो, फिर इस पे आगे और बात करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की थोड़ा, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर आप बोलेंगे कि बताया नहीं, तो आप देख लो एक बार इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को यार एक ना क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं कि यार एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं ले रहा हूं एक, ले लेते हैं आप कार्ड वाले साहब, ज्यादा इजी समझेंगे ना। एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम deck of 52 cards. Experiment or drawing a card from deck of 52 cards. तो मान लेते हैं लेट, हम मान लेते हैं ई इवेंट है, ठीक है। कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, ये तो पता होगा आपको, है ना, ये सब आपको पता होगा कि भाई 52 कार्ड्स होते हैं। अगर जिसको नहीं पता तो बता देना, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। हर एक के 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होंगे जिसको JKQ बोलते हैं। इसके भी 3 होंगे, इसके भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसके भी 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। 3 3 6 3 9 3 12। अच्छा, अगर कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मुझे बता देना, एक क्लास में कार्ड के कॉन्सेप्ट की आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, ठीक है। ई इवेंट मैंने मान लिया, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। एफ इवेंट मान लिया, कार्ड ड्रॉन इज एस, ठीक है। एस के होने की क्या संभावना है कि एस आ जाएगा, ठीक है। एस के होने की क्या संभावना, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए, यहां से कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, कितने स्पेड होते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52, यानी कि हो गया सर 1/4। चलिए आप, तो मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कार्ड ड्रॉन इज एस, कितने एस होते हैं? टोटल 4 एस होते हैं। एक इक्का इसका होगा, एक इक्का इसका होगा, एक इक्का इसका होगा, एक इक्का इसका होगा, 4 एस होंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4/52, यानी कि 1/13, यही आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए बोलूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए बोलूं, प्रोबेबिलिटी, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड है, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर इसके सैंपल स्पेस बनाओगे, स्पेड क्या होगा? इक्का होगा, इसका दुग्गा होगा, तिग्गा, चौगा, 4 5 6 7 ऐसे करके 13 तक होंगे, ठीक है। और कार्ड ड्रॉन इज एस, एस क्या होगा सर? ये स्पेड का एस भी होगा, इसमें क्लब का एस भी होगा, हार्ट का एस भी होगा, डायमंड का एस भी होगा, यानी कि एस तो है ना। तो आप यहाँ पर ये एग्जांपल समझो बस, ठीक है। कार्ड ड्रॉन इज एस, जो हमने कार्ड ड्रॉन किया वो इक्का होगा, तो इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं हमारे पास। तो इसमें अगर मैं ए इंटरसेक्शन एफ में कॉमन ले लूं तो क्या आएगा मेरे पास? कॉमन एक ही तो आएगा, यानी कि इक्का इसमें भी है, इसमें तो है ही 4 इक्के, और इसमें भी एक इक्का तो होगा ही ना, स्पेड का, चीड़ी का एक इक्का तो होगा ही। तो यानी कि एक चीज कॉमन है सर, केवल, वो भी इक्का, चीड़ी का अपॉन 52, 1/। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल दी। ये तो हमने, अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी बोलूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने ये निकाली और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंने ये निकाली, इसको भी आप भूल जाओ, इसको भी आप भूल जाओ, ठीक है। सिंपल प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। अच्छा सर, अगर ऐसा निकालना पड़े मेरे को, सर अगर मुझे ऐसा निकालना पड़े कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि अगर हमने ई का ऑलरेडी निकल गया है तो ई की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाए हमारे पास। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही होता है। और ई इंटरसेक्शन एफ आपने भी निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ था 1 ओनली, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी करूंगा तो 1/52 हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो चलिए आइए करते हैं 1/52 मेन डिवीजन, एफ कितना था? 1/13।
तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 13/52, तो ये जाएगा 1/4। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड भी कितना है, 1/4 आया। सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड भी 1/4 आया, इवेंट सेम चल रहा है, और मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी यही आया, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी यही आया अकेला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ का ई पे कोई असर नहीं पड़ा, है ना, एफ इवेंट का ई पर कोई असर नहीं पड़ा। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ भी वही है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का, यानी कि एफ का ई पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। आई बात समझ में, क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, समझ रहे हो। और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ना 1/4 और 1/13 को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन आप देखोगे 1/4 इंटू 1/13 करूं ना तो 1/52 ही आता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या था, 1/52 ही था। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको इस तरीके से आप समझो, पहले तो ये समझ गया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं सर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे वो होते हैं जब दोनों इवेंट एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो, दोनों इवेंट का दोनों पे कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात इसमें एक चीज आप ये देखें कि सर एक चीज आप यहाँ देखें कि अगर अगर आप एक चीज समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपने क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देखो अगर मैं आपको ये बोलूं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है मेरा 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मेरा 1/13 है। इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/52 आता है, और 1/52 मेरा क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यानी कि इन दो का मल्टीप्लाई, ये दोनों का इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको थोड़ा और अभी इस एग्जांपल से हम क्या समझे, इस एग्जांपल से बस आप इतना समझे कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब किसी का किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको इंडिपेंडेंट इवेंट हम बोलते हैं। ठीक है, आगे और इसमें भी समझेंगे। चलिए अब देखते हैं, इफ आपको एक लाइन में यहां बता दूं, या चलो लिख लो थोड़ा, कुछ नहीं, इफ ई एंड एफ आर independent, if E and F are independent event, then probability of simultaneously मतलब साथ साथ होने की probability, then probabilities of simultaneously happening of E and F, E और F के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है बच्चों। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तभी ये चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये केस किस चीज का है, ये केस आपका इंडिपेंडेंट इवेंट का है। और ये इसको क्वेश्चन में कब यूज करोगे, जब क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट, कब 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 यूज करोगे उसको, विद रिप्लेसमेंट के साथ करोगे, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करोगे, बताओ मेरे को। तो जब भी क्वेश्चन में आपके पास विद रिप्लेसमेंट आ जाए, जब भी क्वेश्चन में आपके पास विद रिप्लेसमेंट आ जाए तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, विद क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट, है ना। ये कब यूज होगा, जब विद रिप्लेसमेंट आपको होगा तो आपको एक क्वेश्चन यूज होगा। चलो मैं बता ही देता हूँ, एक सिंपल सा यहाँ पे एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कब यूज होगी, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी बच्चों कब यूज होगी, आइए देखेंगे। एक यहाँ बता देता हूँ, दो केस बने ना हमारे इसमें। तो पहला केस है जो हमारा, पहला केस था आपका विदाउट रिप्लेसमेंट, और दूसरा केस था हमारा
विद रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ दो इवेंट साथ हो रहे हैं तो दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी हो तो क्या होगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो चुकी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ में, ठीक है। और विद रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ की विद रिप्लेसमेंट यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट, तो किसी का किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअली दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकलेगी, इंडिविजुअली दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। तो ये फाइनल यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया। दो चीज समझनी है बस सर, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब यानी कि हम जो चीज निकाल रहे हैं उसको वापस रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट उसको वापस रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि जब आप जो चीज आपने निकाल दी वहां से तो कम हो गई, तो दूसरे इवेंट पर उसका फर्क पड़ेगा ना, वहां से एक चीज मिसिंग है तो दूसरे इवेंट पर उसका फर्क पड़ेगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो चुकी है तो एफ पे ई के होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हो गया। फिर है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि जो चीज हम निकाल रहे हैं उसको वापस रिप्लेस कर दे रहे हैं, विद रिप्लेस वापस रख दे रहे हैं, तो जो दूसरा इवेंट होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसी चीज पहले थी वापस उसको वही चीज मिल रही है, तो किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बस इतना सा था इसका, छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था सेकंड एक्सरसाइज का। तो इसको आप देखेंगे, इसको हम कल की अपनी नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे और आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।